नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार बिश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु नरसिंह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी हां, वी आर बैक विद द बैंग बेटा जी, क्या बात है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नॉरसेट वैक्सीनेशन साइट पे। एनक्लेक्स सोल्डर के एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, एक एक जरूरी क्वेश्चन का जो नॉरसेट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जितने भी आपके यार दोस्त संगी सहपाठी हैं जिन्होंने नॉरसेट वैक्सीन कोर्स परचेज कर रखा है, आप उन सभी को कहिएगा कि वो लाइव आए, वो ऐप पे मौजूद हो, वो यूट्यूब चैनल पे लाइव मिले बेटा जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देते वक्त बोलेगा सविता, RJ20, पवन धाकड़, सविता जुगल पचोरी, कप्तान सिंह राव, RJ20, रविंद्र सिंह, तनुश्री पोरे, सोनू बाबा, सौरभ पाटिल, शुभम टेलर, अमृतपाल कौर, सभी का हार्दिक स्वागत है। कि देखते ही देखते कब 24 सेशंस हो गए हैं। जी हां, पता ही नहीं चला। बिल्कुल सही कहा। रेखा डोडिया जी, रविंद्र सिंह, बगेश कुमारी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजेश कुमावत, पूनम यादव, ऐप से अहमदाबाद वगैरह, सभी का हार्दिक स्वागत है। अशोक ठाकुर, मीनाक्षी, हेलो बेटा। मनोज IPS भी हमारे साथ में, अनिल कुमार पलसानिया, स्वागत है आप सभी का बेटा जी। चलेगा, सेशन को स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। जी हां, एनक्लेक्स सोल्डर नॉरसेट वैक्सीनेशन फर्स्ट एपिसोड नंबर 44 देखिएगा, लगभग अर्धशतक के नजदीक पहुंच गए हैं। चलेगा, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बंसी वर्मा जी, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। बिल्कुल वेट कर रहे थे तो हाजिर है। सुष्मिता कजला, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनीषा जांगीर, सविता, पूजा टोपो, GNA, अमृतपाल गौर। सर आप आज न्यू शर्ट डाल के आए हैं। अमृतपाल कौर कह रहे नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी पुरानी शर्ट है। चलेगा, मुनीष पूनिया जी, सुनील लकरा जी ने, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अरे इतना कितना गौर करते हो आप चीजों को। चलेगा, क्या बात है। मेरी कुछ क्लासेज पहले छूट चुकी है, कोई तकलीफ नहीं है पवन जी, वो सारी ऐप में अवेलेबल है। थैंक यू डियर, थैंक यू मनु बघेल, थैंक यू बेटा जी। ओके डियर, अच्छे लग रहे हो सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, याद रखिएगा। जी हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। माना कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। बिल्कुल 3 से 5 वाला सेशन बंद नहीं हुआ है जुगल पचोरी डियर। सर शोएब सर को कुछ जरूरी काम है, शोएब सर को कुछ जरूरी काम है, इस टाइम वो थोड़े बिजी रहते हैं। 1-2 दिन में वो सेशन स्टार्ट हो जाएगा, होप सो कल से वापस स्टार्ट हो जाएगा। नितेश सोनी, तनुजा राठौड़, सभी का हार्दिक स्वागत है। चलेगा डियर, क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत गौर से पढ़िएगा, जवाब बाद में दीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपके सामने दैट ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया है विथ कंप्लेंट्स ऑफ सीवियर रेडिएटिंग चेस्ट पेन। क्या बात है भैया, जब भी ये वर्ड आता है हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। Whenever there is a severe radiating chest pain, तो मान के चलेगा कि पेशेंट एंजाइना या MI का है। रेडिएटिंग चेस्ट पेन आते ही तो समझ लीजिएगा कि एंजाइना का होने वाला है। बिल्कुल बंसी वर्मा जी, आपका स्वागत है। चलेगा, आगे देखिएगा क्या कहा जा रहा है। सीवियर रेडिएटिंग चेस्ट पेन है, द क्लाइंट इज एक्सट्रीमली रेस्टलेस। क्लाइंट बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहा है। जवाब बाद में दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। फ्राइटेंड यानी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, एंड डिस्निक, और पेशेंट को नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं हो रही है, डिस्निया हो रहा है। इमीडिएट एडमिशन प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूड, और डॉक्टर साहब ने क्या कहा है देखिएगा बेटा, ये बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर रहा है। पेशेंट इट इज ए पेशेंट ऑफ MI, और MI के पेशेंट के एडमिट होते ही क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन होता है, डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं देखिएगा। MI के पेशेंट के एडमिट होते ही सबसे पहले यह लिखा गया कि पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाए नेजल कैनुला से, और कितनी स्पीड से दी जा रही है ये भी नोट कीजिएगा। 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से दी जा रही है। इसके अलावा ट्रोपोनिन लेवल चेक करना है, सीरम क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज लेवल चेक करना है, आइसो एंजाइम्स चेक करना है, ब्लड लेवल चेक करना है, चेस्ट एक्सरे करना है, और ECG करनी है। इतने सारे काम करने हैं, उनमें से सबसे पहला काम क्या होगा, अब आपके जवाब आने दीजिएगा। बिल्कुल सही है, क्या बात है, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सी दिया जा रहा है। चलेगा, विकास शर्मा जी सी कह रहे हैं, और ऐप पे तो सारे देख के थक गए। तनुश्री पोरे मोना जी को याद कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल मोना जी भी आएगी बेटा। सुनील माहित सी, अशोक जी सी, रेखा डोडिया सी, सभी सी नाम दे रहे हैं। बिल्कुल JK राजपूत, ओनम नहीं भैया सोनम था, सोनम और मोना बिल्कुल आएगी। चलिए फटाफट जवाब देते रहिएगा। आपका राइट क्या होगा, बिल्कुल नो मोना, इट्स ओनम। नहीं भैया शुभम टेलर, 2 चीजें होती है, एक मोना होती है और एक
सोनम होती है, दो डिफरेंट चीजें हैं बेटा जी। सी होगा सर, सी बिल्कुल सही है। पूजा सोग्रवाल बिल्कुल सही जा रहे हैं। राइट आंसर आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, हम इतना जानते हैं एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ये कंसेप्ट जानते हैं। अब इन चीजों को देख के आप हमेशा याद रखिएगा, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होना चाहिए? जी हां, राइट आंसर सी होना चाहिए कि पेशेंट को सबसे पहले ऑक्सीजन दी जाएगी। किस स्पीड से दी जाएगी? 4 लीटर पर मिनट की स्पीड से दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा आपके सामने लिए, जिन्होंने सी जवाब दिया है बिल्कुल गुड इवनिंग प्रीति जांगड़ बेटा जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोना इज फॉर नॉन एसटी एलिवेशन देखते हैं, बिल्कुल चलेगा। क्वेश्चन क्या है मेरा? सेकंड क्वेश्चन आपसे है कि बताइएगा सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी? व्हाट विल बी दी फर्स्ट प्रायोरिटी? नहीं, मैंने सेकंड प्रायोरिटी पूछ ली। सेकंड एक्शन क्या होगा? फटाफट बोलिएगा, व्हाट विल बी योर सेकंड एक्शन? सेकंड एक्शन क्या होगा? जवाब दीजिएगा, सेकंड एक्शन क्या होगा? प्रतिमा रजवाड़े जी कह रहे हैं ए होगा कि एक ईसीजी को ऑब्टेन करना सेकंड प्रायोरिटी होगी। ईसीजी को ऑब्टेन करना सेकंड प्रायोरिटी होगी, चलेगा। ईसीजी 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 नहीं भैया, एक चीज याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि कंफर्म कौन करेगा? जी हां बताइएगा, कंफर्म कौन करेगा? मुझे तो ये बताइएगा, ईसीजी कंफर्म करेगी, एक्सरे कंफर्म करेगी, और या फिर ये एंजाइम्स कंफर्म करेंगे, ट्रोपोनिन वगैरह कंफर्म करेंगे? मुझे फटाफट बताइएगा, कंफर्म कौन करेगा? ईसीजी करेगा, एक्सरे या ट्रोपोनिन? अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, वो पहले का जवाब देगा। मुझे बताइए कि कंफर्म कौन करेगा? अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो कंफर्मेटिव टेस्ट कौन होगा? ईसीजी होगा, या फिर आइसो एंजाइम्स होंगे, या फिर चेस्ट एक्सरे होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे नितेश सोनी, विकास शर्मा, बंशी वर्मा, सपना सैनी, सभी सही जवाब दे रहे हैं सर एंजाइम्स होगा। बिल्कुल सही का, जी हां। कंफर्म एक्स याद रखेगा, ट्रोपोनिन वगैरह करेंगे, एंजाइम्स वगैरह करेंगे। तो एंजाइम्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेसिमेन लेना पड़ेगा। इट इज नॉट कंफर्मेटरी, इसलिए इसे थर्ड नंबर पे लेवल किया जाएगा। ब्लड सैंपल लिया, लेब में भेज दिया, उसके बाद ईसीजी करेंगे, क्योंकि ईसीजी में टाइम लगेगा। जब तक ईसीजी में टाइम लगेगा तब तक स्पेसिमेन डिले नहीं किया जाएगा। स्पेसिमेन को तुरंत लिया जाएगा, लेब में भेज दिया जाएगा, और उसके बाद पेशेंट की ईसीजी की जाएगी। ईसीजी विल बी योर थर्ड प्रायोरिटी। लास्ट प्रायोरिटी होगी एक्सरे करना बेटा। ईसीजी सेकंड प्रायोरिटी नहीं है। जिन्होंने ईसीजी जवाब दिया था वो सब उसे करेक्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल। ईसीजी सेकंड प्रायोरिटी नहीं है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईसीजी थर्ड प्रायोरिटी है बेटा जी, बिल्कुल। सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या आएगी? सेकंड प्रायोरिटी ट्रोपोनिन वगैरह को असेस करना पड़ेगा, तो ब्लड सैंपल लेना सेकंड प्रायोरिटी आ जाएगी। जी हां, आईएमए होता है 1 से 5 मिनट में बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज बेटा जी, आप बिल्कुल सही क्लियर जा रहे बेटा। सो योर राइट आंसर विल बी आपका यहां क्वेश्चन में प्रायोरिटी, ये पहली प्रायोरिटी होगी, ये सेकंड प्रायोरिटी होगी, ये थर्ड प्रायोरिटी होगी ठाकुर मीनाक्षी बेटा, और ये फोर्थ प्रायोरिटी होगी। इस हिसाब से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, चलेगा? बिल्कुल सही है, चलेगा। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एबीसी एनालिसिस तो यहां है ही नहीं बेटा, ऑप्शन में ही नहीं है, ये कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। ओके डियर, थर्ड प्रायोरिटी 12 लीड एसीजी, बिल्कुल सही जा रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत ही अच्छे से आप एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं बेटा जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या हल्की सी जानकारी दे दूं आपको, किसके बारे में? मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में, चलेगा। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में हल्का सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसे लोकल लैंग्वेज में किस नाम से बोला जाएगा? हार्ट अटैक के नाम से बोला जाएगा, हार्ट अटैक के नाम से। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज, सबसे कॉमन कोज क्या होगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन का? जवाब आने दीजिएगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बिल्कुल शैलेंद्र सारंग डियर, स्वागत है आपका देते वक्त, थैंक यू बेटा। फटाफट बताइएगा ठाकुर जी, बिल्कुल तनु जी ने फटाफट बताइएगा। सर एक प्रश्न था, बिल्कुल नितेश सोनी जी बेटा, अभी ये कर लेते हैं, वो भी कर लेंगे, बिल्कुल वो भी बताएंगे, वेंटिलेटर वाला भी कराएंगे नितेश जी। ओके चलिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एमआई? ठाकुर मीनाक्षी कह रहे हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस। गीता कनौजिया जी कह रहे हैं कि दैट सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, चलेगा। जुगल पचौरी जी एम्बोलिज्म के फेवर में है, जुगल पचौरी जी एम्बोलिज्म के फेवर में है, जवाब आने दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, देते वक्त बोलेगा। थ्रोम्बस फॉर्मेशन, कोरोनरी आर्टरी, स्मोकिंग बोला जा रहा है। जी हां, याद रखिएगा डियर, द राइट आंसर इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कोज। सबसे पहला कोज जो होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। ऑप्शन में ही नहीं मिला, अरे ऑप्शन में ही नहीं मिला आपको एथेरोस्क्लेरोसिस। अगला जवाब क्या होगा?
अगर एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं मिलता है तो आपका जवाब होगा थ्रोम्बस। यस, थ्रोम्बस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, एथेरोस्क्लेरोसिस इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक। अगर एग्जामिनर आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट कॉमनली ब्लॉक्ड आर्टरी, मोस्ट कॉमन ब्लॉक्ड आर्टरी, बताइएगा हार्ट की कौन सी आर्टरी सबसे कॉमनली ब्लॉक होगी? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सबसे कॉमनली कौन सी आर्टरी ब्लॉक होगी बेटा जी? जवाब आने दीजिएगा। सबसे पहले कौन सी आर्टरी ब्लॉक होगी? जवाब आने दीजिएगा। जी हां, फटाफट जवाब आने दीजिएगा। कौन सी आर्टरी सबसे कॉमन ब्लॉक होगी? ठाकुर मीनाक्षी जी ने कहा है कि बिल्कुल लाडा, बिल्कुल विकास शर्मा जी। गीता कनौजिया बेटा कैरोटिड नहीं होगा, लेफ्ट सर्कमफेरेंस भी नहीं होगा। नितेश सोनी जी राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बेटा जी सुष्मिता काजला जी सही कह रहे हैं। मनोज आईपीएस वगैरह बिल्कुल, सुनील माइच बिल्कुल सही चले गए बेटा जी, बिल्कुल सही कहा। जी हां, राइट आंसर विल बी लाडा, राइट आंसर विल बी लाडा, लाडा बिल्कुल सही होगा। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, क्लियर है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांच होगी, नीचे डिसेंड करते हुए लाडा शॉर्ट में कहा जाता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और इसी आर्टरी को एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे तो याद रखना है विडो। जी हां, दिस इज नोन एज विडो आर्टरी, विधवा आर्टरी कहा जाता है। विडो आर्टरी भी लाडा को ही कहा जाता है, लाडा इज बेटर नोन एज विडो आर्टरी। बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप बहुत ही सही चले गए, बहुत ही सही चले गए। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमआई, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की सबसे कॉमन जगह क्या होगी? जवाब आने दीजिएगा। बिल्कुल विडो आर्टरी कहा जाता है। सही जा रहे हैं सुष्मिता जी, विकास जी, प्रतिमा जी, कुंदन जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। दैट व्हाट विल बी द मोस्ट कॉमन साइट, सबसे कॉमन साइट क्या होगी ये बता दीजिएगा, फटाफट जवाब आने दीजिएगा। सेप्टा होगा, एंटीरियर वॉल होगी, लेटरल वॉल होगी, इंफीरियर वॉल होगी? जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सेप्टा होगा, सेप्टा होगा, एंटीरियर वॉल होगी, लेटरल वॉल होगी या फिर इंफीरियर वॉल होगी? जवाब आने दीजिएगा कि मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी? एंटीरियर, एंटीरियर, इंफीरियर, लेफ्ट एंटीरियर, बिल्कुल इंफीरियर 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 इंफीरियर, बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। सबसे कॉमन जो टाइप्स ऑफ साइट होगी वो होगी आपकी एंटीरियर वॉल। यस, द राइट आंसर विल बी एंटीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल एमआई। वेंट्रिकल्स की एंटीरियर वॉल सबसे कॉमन इन्वॉल्व होगी, दिस इज बेटर नोन एज एंटीरियर वॉल एमआई सबसे कॉमन होती है। जी हाँ, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन साइट एंटीरियर वॉल एमआई होता है। बिल्कुल वेंट्रिकल्स की एंटीरियर वॉल में सबसे ज्यादा याद रखेगा इस कौन सी आर्टरी सबसे ज्यादा होगी? लाडा होगी, और लाडा ब्लॉक होगी तो लाडा के ब्लॉक होने से सबसे कॉमन ये वाला एमआई होगा, एंटीरियर वॉल एमआई होगा। एक एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, एक नए क्वेश्चन का और जवाब दीजिएगा, वेट कर रहा हूं, वेट ये कर रहा हूं कि बढ़ाओ। अगर किसी को एमआई हो गया तो मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा? अगर किसी को एमआई हो गया तो मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा? जवाब दीजिएगा। एमआई, क्योंकि एमआई के क्वेश्चन आपकी इस बुक में है नहीं, इक्के दुक्के क्वेश्चन है, इसलिए एमआई के क्वेश्चन मैं खुद फ्रेम पर करके बता रहा हूं आपको, मुझे जवाब दीजिएगा। अच्छा, मोस्ट कॉमन कोज नहीं, हमें बताइएगा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। व्हाट विल बी द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन? सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? वेटिंग फॉर योर आंसर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई? हार्ट अटैक का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? सर मोस्ट कॉमन, शुभम टेलर जी कह रहे हैं मोस्ट कॉमन कोज का डाउट है। बेटा जी शुभम जी, मोस्ट कॉमन कोज एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से धीरे धीरे फैट डिपॉजिट होती रहती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, उससे दीवार रफ हो जाती है, और दीवार के रफ होने के बाद थ्रोम्बस बनता है। याद रखेगा, पहले एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, वॉल रफ होगी, और वॉल रफ होने के बाद प्लेटलेट चिपकेगी उससे, तो जाके थ्रोम्बस होगा। सो थ्रोम्बस इज द सेकंड राइट आंसर। फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एरिथमिया, एरिथमिया, डिसरिथमिया, डिसरिथमिया ऐसा बोला जा रहा है। हार्ट फेलियर नहीं है क्या भैया? हार्ट फेलियर नहीं है क्या? बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। राइट आंसर इज डिसरिथमिया। जी हाँ, डिसरिथमिया इज द राइट आंसर, डिसरिथमिया राइट आंसर होगा। मैं तो कह रहा हूं ऑप्शन में ही नहीं है, पहली प्रायोरिटी है, ये ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको चूज करोगे? सेकंड चॉइस क्या होगी? ऑप्शन में ही नहीं है, सेकंड चॉइस क्या होगी? RJ20 कह रहे हैं हाइपरटेंशन।
जुगल जी कह रहे एथेरोस्क्लेरोसिस तो कंट्रीब्यूटिंग कोज होता है। बेटा कोज तो होता है ना जुगल भाई, चाहे कंट्रीब्यूटिंग हो कैसा हो, कारण होगा बेटा जी, चलेगा। बिल्कुल नितेश सोनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंशी वर्मा बिल्कुल सही चाह रहे हैं भैया, क्या बात है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा, जी हाँ ऐप वाले बच्चे धड़ाधड़ क्योंकि फास्ट चलते हैं। बिल्कुल ठाकुर मीनाक्षी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सेकंड जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो हार्ट फेलियर होगा। अगर ये कॉम्प्लिकेशन ना मिले आपको देखने को, तो ये वाला कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, चलेगा। एक कॉम्प्लिकेशन और होता है जिसे कहा जाता है ड्रेसर सिंड्रोम। एक एमआई का कॉम्प्लिकेशन और होता है बेटा जी, विच इज नोन एज ए ड्रेसर सिंड्रोम कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ड्रेसर सिंड्रोम में कौन से 3 आइटम शामिल किए जाते हैं, 1, 2 एंड 3? फटाफट जवाब दीजिएगा। एमआई का रिवीजन कराया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बिल्कुल गीता कनौजिया, प्रतिमा रजवाड़े बिल्कुल सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा कि हार्ट फेलियर होगा। कुंदन जी D3 बिल्कुल भैया। ड्रेसर सिंड्रोम में क्या क्या 3 चीजें शामिल होगी, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। निशा लकरा जी ने बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा जी। जुगल पचौरी जी हाँ भैया, ड्रेसर सिंड्रोम में क्या क्या 3 चीजें होगी, फटाफट बोलेगा। What will be the 3 items involved in a Dresser syndrome? मैंने खुद ने बता दिए, 3 साइन हो गए, फटाफट बोलेगा। 3P साइन सुनील माही जी भैया, तीनों P साइन के नाम बोलिएगा। बिल्कुल हर हर महादेव ने जवाब दे दिया सर, पेरिकार्डाइटिस होगी, पेरिकार्डाइटिस होगी, बिल्कुल सही है, पेरिकार्डाइटिस होगी। 3P होती है, 3P का नाम दीजिएगा। 3P तो होती है, P फॉर पुलिस भी होता है, P फॉर पीपल भी होता है। तो 3 कौन सी डिजीज होगी ये बताइएगा। वेरी गुड, शाबाश, शब्द जवाब दीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस नहीं होता जुगल पचोरी बेटा, पेरिटोनाइटिस नहीं होता, पेरिकार्डाइटिस होता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है। बिल्कुल क्या बात है, शाबाश, चलेगा। तो सिंपल सा याद रखिएगा, जब भी ड्रेसर सिंड्रोम आए, ये रहा आपके लंग्स और ये रहा हमारा हार्ट। सबसे पहले तो सबसे बाहर वाली लेयर का इन्फ्लामेशन करा दो। सबसे बाहर वाली लेयर का इन्फ्लामेशन करा दिया, बंदे में क्या हो गया, पेरिकार्डाइटिस हो गया, पेरिकार्डाइटिस। उसके बाद इस पेरिकार्डियल स्पेस में इफ्यूजन करा दो। जी हाँ, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगा, पेशेंट विल सफर फ्रॉम पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगा। और लास्ट में ये जो प्लूरा है, इस प्लूरा का भी इफ्यूजन हो जाएगा, तो पेशेंट विल सफर फ्रॉम प्लूरल इफ्यूजन। 3 P's हो जाते हैं इसमें। एक प्लूरल इफ्यूजन लंग से रिलेटेड है कि बेटा 3 P's हैं, इसके अंदर 3 P's शामिल है, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड पेरिकार्डाइटिस। इन तीनों को बिल्कुल जुगल पचौरी, थैंक यू बेटा, बिल्कुल करेक्ट हो गए आप। तो याद रखिएगा बेटा, पेरिकार्डाइटिस नहीं होती, सॉरी पेरिटोनाइटिस नहीं होती, 2 हार्ट से रिलेटेड और एक लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और इस प्रॉब्लम को किस नाम से जाना जाएगा, ड्रेसर सिंड्रोम के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल सही है, शाबाश। ओके डियर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने क्वेश्चन का जवाब दिया। जी हाँ, अच्छा, क्वेश्चन के अंदर आपके एंजाइम्स का भी जिक्र था, ट्रोपोनिन का भी जिक्र था, तो वहां से भी क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप कर लेता हूं, क्योंकि आगे इसके आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन है नहीं। फटाफट बोलेगा, अर्लीएस्ट मार्कर कौन सा होगा? आई जवाब दिया जा रहा है। विकास शर्मा जी कह रहे हैं कि मायोग्लोबिन होगा। देखते हैं कि कौन सा होगा, फटाफट बोलिएगा। बिल्कुल अर्लीएस्ट मार्कर क्या होगा? बंसी वर्मा जी ट्रोपोनिन आई, विकास शर्मा जी मायोग्लोबिन, प्रतिमा रजवाड़े जी ट्रोपोनिन, सपना सैनी ट्रोपोनिन आई, और पूनम यादव CKMB के साथ में है कि क्रिएटिनिन काइनेज मायोग्लोबिन होगा। अर्लीएस्ट मायोग्लोबिन ट्रोपोनिन आई, CKMB मायोग्लोबिन ट्रोपोनिन आई, यानी लड़ाई चल रही है, पंगा हो रहा है। राइट आंसर आपके सामने ये रहा। जी हां, द राइट आंसर विल बी मायोग्लोबिन MB। याद रखिएगा, मायोग्लोबिन MB इज द अर्लीएस्ट मार्कर। सबसे पहला मार्कर जो होगा वो मायोग्लोबिन होगा, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विद इन 2 आवर्स, जी हां, 2 घंटे के अंदर अंदर बढ़ जाता है, 2 घंटे के अंदर अंदर बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, विद इन 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स इसका लेवल बढ़ जाने लग जाता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि एक पेशेंट है जिसका अर्लियर मार्कर डिसाइड हो गया है कि MB है, वो 2 घंटे तक बढ़े रहता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगी, कितनी देर तक ये मिलेगा बेटा, ये फटाफट बोलेगा, ये कितनी देर तक आपको ब्लड में देखने को मिलेगा? जवाब दीजिएगा। सर ये ड्रेसर सिंड्रोम डेवलप आफ्टर 4 to 6 आवर्स हो। बिल्कुल नितेश जी, 4 से 6 घंटे के बाद पैदा होगा, इसलिए हमने इसे अर्लियर नहीं माना, ना मैंने थर्ड कहा था। बेटा जी याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को सुनिएगा। मैंने यहां आपको जब क्वेश्चन करवाया है, इस क्वेश्चन में इसे फर्स्ट आपका कॉम्प्लिकेशन बताया था,
इसे फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन, इसे सेकंड कॉम्प्लिकेशन, इसे थर्ड कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया, याद रखना, इसे थर्ड कॉम्प्लिकेशन नहीं बता रहा हूं। यह तो काफी देर से पैदा होता है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए इसका जिक्र हो गया था। अब यहां जवाब दीजिएगा कितनी देर तक, 16 से 24, 16 से 24, 16 से 24, क्या बात है, शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे भैया। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो ये 24 आवर्स तक, जी हां, मैक्सिमम बोले तो 24 घंटे तक ही मिलेगा, 24 घंटे के बाद डिसअपियर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 5 से 7 दिन तक नहीं होता बेटा, 5 से 7 दिन तक नहीं होता, एमबी 24 घंटे तक रहता है और 24 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाता है, 24 घंटे के बाद ये ब्लड में मिलता नहीं है, एविडेंट नहीं होता है, बिल्कुल याद रखेगा। ओके डियर, अच्छा एक क्वेश्चन और बताइएगा, क्रिएटिनिन काइनेज एमबी, मायोग्लोबिन, क्रिएटिनेज काइनेज मायोग्लोबिन अपनी चोटी पे कब पहुंचता है, पीक लेवल कब आता है। एक और मार्कर होता है जिसे आप सीकेएमबी कहते हैं, सीकेएमबी का पीक कब आएगा, सीकेएमबी का पीक कब आएगा, 72 घंटों तक नहीं होगा बेटा, चलेगा, 72 घंटे नहीं, 24 घंटे तक ही मिलता है, 24 घंटे के बाद नहीं मिलता है मायोग्लोबिन, इसीलिए आप इसे सबसे सेंसिटिव नहीं बोलेंगे, इसलिए आप इसे सबसे कंफर्मेटिव भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि 24 घंटे में जो गायब हो जाएगा वो क्या जानकारी देगा। 3 दिन, 3 दिन, 3 से 4 दिन, ठाकुर मीनाक्षी 6 से 8 दिन, फटाफट बोलिएगा। सुषमा काजला बेटा वेट कर रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। पूजा सोगरवाल, राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। जी हाँ, जवाब आने दीजिएगा कि पीक पे कब जाएगा। जी हाँ, जुगल पचोरी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 24 आवर्स पे पीक पे चला जाएगा, 24 घंटे पे पीक पे चला जाएगा और नो लॉन्गर देन 3 डेज, जी याद रखेगा, नो लॉन्गर देन 3 डेज, 72 घंटे, 72 घंटे के बाद ये गायब हो जाएगा, 3 दिन तक ही मिलेगा, 3 दिन के बाद गायब हो जाएगा। और पीक पे कब चला जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर पीक पे चला जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सारे, एक एक क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं, शाबाश भैया, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक चीज बताइएगा कि सबसे सेंसिटिव क्या होता है, सबसे सेंसिटिव कौन होता है ये भी बता दीजिएगा, सबसे सेंसिटिव कौन सा होता है, जवाब आने दीजिएगा। मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव क्या होगा, बिल्कुल भैया 3 दिन के बाद गायब हो जाएगा, 3 दिन तक तो मिलता है, 3 दिन के बाद डिसअपियर हो जाता है। मोस्ट सेंसिटिव कौन सा होगा, मोस्ट सेंसिटिव या कंफर्मेटरी जिसको कहते हैं, मोस्ट सेंसिटिव, ट्रोपोनिन आई होगा, ट्रोपोनिन सी होगा, ट्रोपोनिन टी होगा। सबसे कंफर्मेटरी कौन सा होगा, रजना पांडे जी, मोनिका जी, सुषमा कजला, कप्तान सिंह राव, मनु बघेल, निशा लकरा, जीएनएस, सभी कह रहे हैं, क्या बात है, शाबाश, सभी का राइट आंसर है बेटा जी, एंड द राइट आंसर इज ट्रोपोनिन आई, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव कार्डियक मार्कर। अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब अब दीजिएगा, बिल्कुल सभी का, ठाकुर मीनाक्षी, कुशाल सिंह, मनोहर कुमारी, विकास शर्मा, बिल्कुल सही जा रहे भैया, ट्रोपोनिन आई बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ये कितने दिनों तक मौजूद रहेगा, नो लॉन्गर देन, ये कितने दिनों तक रहेगा बताइएगा, कितने दिनों के बाद डिसअपियर हो जाएगा। जी हाँ, ये कितने दिनों तक रहेगा ट्रोपोनिन आई, ये 24 घंटे रहेगा, बिल्कुल सी तो होगा ही नहीं, वो तो स्केलेटल मसल्स है, बिल्कुल सही है, स्केलेटल मसल्स में होगा। और ट्रोपोनिन टी भी बेटा स्केलेटल मसल्स में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, इसलिए वो भी नहीं होगा, चलेगा। अच्छा एक चीज, हमने इसे मोस्ट सेंसिटिव क्यों कहा, कंफर्मेटिव क्यों कहा, याद रखिएगा, ये कब पैदा होता है, ओनली मायोकार्डियम डैमेज, जब मायोकार्डियम डैमेज होती है। जी हां, जब मायोकार्डियम डैमेज होती है बेटा जी, हार्ट की मिडिल लेयर डैमेज होती है, तो ही ट्रोपोनिन आई बढ़ता है। बाकी याद रखेगा ये स्केलेटल मसल के वजह से, ब्रेन की वजह से, अदर मसल्स के डैमेज होने से बाकी सारे लोग बढ़ जाते हैं, ये सारे लोग बढ़ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है इनके डैमेज होने का मतलब हार्ट डैमेज हुआ हो, इनके डैमेज होने का मतलब कुछ और जगह भी डैमेज हो सकता है, इसलिए इन्हें कंफर्मेटिव सेंसिटिव नहीं बोला गया है, जबकि ये केवल हार्ट डैमेज में बढ़ता है, मायोकार्डियम डैमेज में बढ़ता है, इसलिए ट्रोपोनिन आई को सेंसिटिव बोला गया है। जी हाँ बिल्कुल, क्या बात है, खुशहाल सिंह जी कह रहे हैं 72 घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए, बिल्कुल बिल्कुल 72 घंटे जवाब नहीं है बेटा, याद रखिएगा ट्रोपोनिन आई 7 दिन तक, जी हां केवल 7 दिन तक मौजूद रहता है, 7 दिन के बाद डिसअपियर हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। ट्रोपोनिन टी क्यों करते हैं, एमआई में करते हैं इसलिए ताकि हल्का सा आइडिया हो जाए बेटा जी, हल्का सा आइडिया हो जाए कि हार्ट में कहीं डैमेज, ऐसे चांसेस तो नहीं है, पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबिलिटी का पता लगाने के लिए करते हैं, चलेगा बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश।
ओके डियर, चलेगा, फटाफट अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, अगले, अच्छा क्या ट्रोपोनिन आई कितने घंटों में बढ़ जाता है? क्वेश्चन आ रहा है 3 से 4 घंटों में। ट्रोपोनिन आई 3 to 4 आवर्स में बढ़ जाता है बेटा जी, याद रखेगा। 3 से 4 घंटों में बढ़ जाता है और 7 दिन तक ही रहता है, 7 दिन के बाद नहीं रहता। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि कितने में बढ़ जाता है। चलेगा, ओके डियर, शाबाश RJ20, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रोपोनिन 3 से 4 घंटों में बढ़ जाता है डियर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके डियर, अगले क्वेश्चन का जवाब देखिएगा। अच्छा, आगे मूव करते हैं, वापिस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो होप सो हमने इस क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट को पढ़ लिया और क्लिनिकल फीचर्स भी देख लीजिएगा। क्लिनिकल फीचर का भी क्वेश्चन था। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या होता है ये बताइएगा। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या होगा? आंसर आने दीजिएगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन? एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे बेटा जी। जी हाँ, बताइएगा मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर क्या होगा? राइट आंसर आने दीजिएगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मोस्ट कॉमन क्या होगा? रिकरेंट एमआई होगा तो बिल्कुल रिकरेंट होगा, इसका मतलब नहीं होगा रिकरेंट मतलब बार बार डैमेज हो रहा है तो भैया डिसअपियर कैसे हो जाएगा? वो नॉर्मल सी बात है, रिकरेंट में नहीं होगा डैमेज। ये जवाब दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन, बिल्कुल सही है भैया जी। रेडिएटिंग चेस्ट पेन बोलिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। जी हाँ, रेडिएटिंग चेस्ट पेन होता है जो नाइट्रोग्लिसरीन से और रेस्ट से रिलीव्ड नहीं होता। रेडिएटिंग चेस्ट पेन विच इज नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन इज द की फीचर फॉर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। लेफ्ट शोल्डर में, लेफ्ट नेक में, जो में, याद रखिएगा, इस गर्दन में चला जाता है, जबड़े में चला जाता है, लेफ्ट शोल्डर में चला जाता है और लेफ्ट हैंड के इस आउटर पोर्शन के अंदर अंदर आपको पेन फील होता है। ये रेडिएटिंग होती है, बिल्कुल लेविन साइन कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, हर हर महादेव, अनामिका रामावत, सुनील चाहर, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये लेविन साइन है, बिल्कुल सही कहा। ओके डियर, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, होप सो आपको। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि हार्ट रेट पे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, एक टाइप देके बता दूं, मैं कह रहा हूं कि एक पेशेंट है इंफीरियर वॉल एमआई का, इंफीरियर वॉल एमआई का पेशेंट है, तो ऑल फीचर्स एक्सेप्ट, इसमें सारे फीचर प्रेजेंट होंगे। ऑल फीचर्स प्रेजेंट एक्सेप्ट, सारे फीचर्स प्रेजेंट होंगे एक को छोड़ के। सबसे पहला कि इसमें चेस्ट पेन नहीं होगा, दूसरा इसमें पेशेंट को नोजिया नहीं होगा, तीसरा इसमें पेशेंट को टैकीकार्डिया नहीं होगा और चौथा इसमें पेशेंट को कुछ भी कर दो रेस्टलेसनेस नहीं होगी, रेस्टलेसनेस नहीं होगी। और ई ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव कि सारे के सारे, ई है आपका नन ऑफ द अबव कि सारे ऑप्शंस पाए जाएंगे, इसमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं होगा। ई कर देते हम नन ऑफ द अबव, ई कर देते बेटा जी नन ऑफ द अबव। जवाब आने दीजिएगा, कौन सा नहीं पाया जाता? इंफीरियर वॉल एमआई में कौन सा सिम्टम नहीं होता है? चलेगा, ए बी सी डी ई, फटाफट जवाब दीजिएगा। जी हाँ, फटाफट जवाब दीजिएगा। ठाकुर मीनाक्षी जी कह रहे हैं कि बी नहीं होगा, नोजिया नहीं होगा। चलेगा, जुगल पचौरी सी के फेवर में है, सपना सैनी, प्रतिमा रजवाड़े, रंजना पांडे जी ऐप पे सारे लोग सी के फेवर में, ऐप वाले जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब यूट्यूब वालों पीछे रहो। ममता यादव जी सी बोल रहे हैं। जी हाँ, अहमद रजा ने बी जवाब दिया है। अहमद जी थोड़े से गलत चले गए। राइट आंसर इज सी, टैकीकार्डिया नहीं होता, याद रखेगा। बाकी सारे एमआई में, याद रखेगा, बाकी सारे एमआई में, एमआई कौन कौन से थे? एमआई थे आपके 4 टाइप के एमआई थे बेटा जी। साली, याद रखेगा, अरे वही जो घरवाली की बहन होती है उसे क्या कहते हैं? घरवाली की बहन बोले तो साली। जी हाँ, सेप्टेट एमआई, याद रखेगा, सेप्टल एमआई हो गया, एंटीरियर वॉल एमआई हो गया, सेप्टल एमआई, एंटीरियर वॉल एमआई। अगला बोले तो लेटरल वॉल एमआई और नेक्स्ट बात करें तो इंफीरियर वॉल एमआई। बेटा जी हमेशा याद रखिएगा, ये 4 एमआई के बेसिक लोकेशन वाले टाइप्स हो गए। इसमें आपका इंफीरियर वॉल में ब्रेडिकार्डिया होता है, इसमें हार्ट रेट कम देखने को मिलती है और बाकी जितने भी एमआईज हैं इन सभी में टैकीकार्डिया होता है, हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। जी हाँ सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जी हाँ साली की बिल्कुल बेटा,
दीजिएगा। ये 4 टाइप के हो गए, सेप्टल हो गया, एंटीरियर हो गया, लेटरल हो गया और इंफीरियर हो गया। चलेगा, क्या बात है, वेरी गुड। शुरू में तो बढ़ेगी बेटा, शुरू में तो हर केस में ही बढ़ेगी, हर ट्रेड और बीपी, लेकिन याद रखिएगा बाद में बिल्कुल कैटाकोलामाइंस के रिलीज होने से, जी हां, कैटाकोलामाइंस रिलीज होने से, कैटाकोलामाइंस केमिकल मीडिएटर्स के रिलीज होने की वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। ऑल एमआई टैकीकार्डिया एक्सेप्ट, बिल्कुल सही जा रहे हैं, जी हां भैया जी, हर हर महादेव, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओके डियर, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है। चलेगा, अपना क्वेश्चन तो हो गया पूरा, हमने एमआई पढ़ लिया। एमआई में चेस्ट पेन क्लिनिकल फीचर था, तो हमने क्लिनिकल फीचर डिस्कस कर लिए सारे के सारे। इसके बाद गौर से देखा जाए, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, अरे मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। इधर देखिएगा बेटा, एक आप सभी जानते हैं ईसीजी के बेस पे 2 प्रकार का होगा, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड, जी हां, एसटी एलिवेटेड एमआई एंड नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई। एसटी सेगमेंट के एलिवेशन वाला एमआई, और एक वो जिसमें एसटी सेगमेंट का एलिवेशन नहीं हो रहा है, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एंड एसटी सेगमेंट नॉन एलिवेटेड। इधर देखिएगा बेटा, यहां आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा सोनम, जी हां सोनम, और इस तरफ आपका जो प्रायोरिटी वाइज होगा वो होगा मोना। क्लियर है, याद रखिएगा कि 2 बहनें हैं, एक है सोनम और एक है मोना। नाम ही इसका सोनम है भैया, सोनम है 5 वर्ड आ रहे हैं और मोना में 4 ही वर्ड आ रहे हैं। सोनम में 5 आ रहे हैं तो ये लंबी होगी, एलिवेटेड होगी, और इसमें 4 ही आ रहे हैं तो ये लंबी नहीं होगी, नॉन एलिवेटेड रहेगी। याद रखिएगा, आपका कौन सी ड्रग काम में आएगी, फटाफट 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 यहां इस क्या कह सकते हैं, देखिएगा अभी नाम छूप रहा है, मोना। O for oxygen, N for nitroglycerin, A for aspirin and M for morphine. यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाएगा, याद रखेगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, जी हां, एस्प्रिन हो गया और मॉर्फिन हो गया। ये तो यहां के लिए हो गया, और इस तरफ प्रायोरिटी वाइज आपका मॉर्फिन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया और एस्प्रिन हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है, एक तरफ सोनम होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, बिल्कुल सोनम की याद मत दिलाओ सर, बेवफा है मनोज आईपीएस कह रहे हैं। चलेगा बेटा जी, अच्छी बात है। ओके डियर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक एक क्वेश्चन को सोल्व किया, शाबाश शाबाश, बिल्कुल इसी तरह स्टडी करते रहिएगा। जी हां भैया, ओके डियर, तो ये याद रख लीजिएगा, एक तरफ सोनम होगी, एक तरफ मोना होगी, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मैनेजमेंट हो जाएगा। होप सो पहले क्वेश्चन की मदद से हमने सारे के सारे एमआई का पोस्टमार्टम कर दिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पोस्टमार्टम कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ये भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के टेस्ट से बिलोंग करता है। The myocardial infarction client is scheduled for a technetium 99M ventriculography. टेस्ट का नाम क्या है, टेक्नीशियम 99M वेंट्रिकुलोग्राफी, जिसे मल्टीगेटेड एक्विजिशन यानी मुगा स्कैन भी कहते हैं। मल्टीगेटेड, M फॉर मल्टी, G फॉर गेटेड, मल्टीगेटेड, A फॉर एक्विशन, याद रखेगा, तो इसे मुगा स्कैन कहते हैं। MU मल्टी, G गेटेड एंड स्कैन, मुगा स्कैन कहते हैं। बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश भैया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेशेंट है जिसका टेक्नीशियम 99M या वेंट्रिकुलोग्राफी या मल्टीगेटेड एक्विजिशन मुगा स्कैन किया गया है। व्हाट द नर्स शुड एंश्योर दैट विच आइटम इज प्लेस्ड बिफोर द प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले विच आइटम शुड बी प्लेस्ड बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले कौन सी चीज होनी चाहिए। आपके सामने ये रहे चारों ऑप्शंस, इन चारों ऑप्शन से इनमें देख के जवाब दीजिएगा कि कौन सी चीज पहले से होनी चाहिए। फोलिस कैथेटर होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन होनी चाहिए, या फिर नोटेशन ऑफ एलर्जी टू आयोडीन एंड सेल्फिस। या आयोडीन और एलर्जी, आयोडीन या एलर्जी की, याद रखेगा, एलर्जी का पहले पता करना आपको, एलर्जी टेस्टिंग प्रायोरिटी करनी है। डी जवाब दिया जा रहा है, डी जवाब दिया जा रहा है। चलेगा, बंशी वर्मा जी डी कह रहे हैं, नितेश सोनी जी बी कह रहे हैं। भैया कहां चले गए, यूट्यूब वाले सो गए क्या। दिव्या गुप्ता जी ने कहा डी है, डी है। रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं डी है, तनु जी ने डी, मनु बघेल डी, राम साहू डी, पूजा टोपो डी ने। शाबाश, फटाफट जवाब दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा।
वैरायटी एक्शन क्या होगा ऐसे केस में, टेस्ट से पहले पहले कौन सी चीज की जाएगी, चलेगा। विच आइटम इज इन प्लेस बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर से पहले कौन सा आइटम अपनी जगह है, चलेगा। जवाब दीजिएगा, ए बी सी डी, डी 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 डी, चलेगा। वेरी गुड, शाबाश। ओके डियर, राइट आंसर दे देता हूं आपको, राइट आंसर डी नहीं है। अरे राइट आंसर डी नहीं है बेटा जी, याद रखिएगा। राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर साइंड इन्फॉर्म कंसेंट होगा, राइट आंसर बी होगा बेटा जी, याद रखिएगा। सर डीओसी फॉर एमआई क्या होता है, कोई कहता है कि मॉर्फिन है, कोई कहता है कि एस्प्रिन है। डियर याद रखिएगा, अगर आपसे इमरजेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, जी हां, अगर पूछा गया है कि इमरजेंसी में पेशेंट आया है, आपसे वहां डीओसी पूछी जाती है, तो इमरजेंसी के पेशेंट में द ड्रग ऑफ एमआई विल बी मॉर्फिन। अभी तो बताया था आपको मोना, तो एम पहले आ रहा है, याद रखिएगा। मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी में नहीं है, इन रूटीन में बात की जा रही है, तो फिर आपका एस्पिरिन आ जाएगा, चलेगा। अरे सर जी बिना कंसेंट के तो एएसटी भी नहीं कर सकते, नितेश सोनी जी कह रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर तो है, लेकिन वो क्यों है वो भी क्लियर कर देता हूं। देखिएगा बेटा, टेस्ट का नाम क्या है पहले तो ये बताइएगा मेरे को, टेस्ट का नाम क्या है, इधर देखिएगा। टेस्ट का नाम है आपका मुगा स्कैन, बोले तो टेक्नीशियम 99 वेंट्रिकुलोग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या, इंजेक्ट की जाएगी डाई। अब बहुत गौर से समझिएगा बेटा जी कि ये रहा हार्ट, एक चीज को अच्छे से समझिएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रहा हार्ट है, ये रहे हार्ट के 4 चेंबर्स। आप सभी जानते हैं कि इस जगह पे सुपीरियर वेना केवा से और यहां इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आएगा, सारे हार्ट के चेंबर्स में ब्लड भरा रहेगा। तो याद रखिएगा बेटा, पेशेंट को हम आईवी लाइन से क्या चढ़ाते हैं वो थोड़ी देर में बताऊंगा, आप केवल समझते जाएं क्या चढ़ाया जाता है। याद रखिएगा बिल्कुल, एक पेशेंट को हम आईवी लाइन से देंगे, और आईवी लाइन या ब्लड में ठूस दिया, ब्लड से कहां चला गया, ब्लड से सर आ गया है वो जो भी डाई या केमिकल है वो हार्ट में आ गया है, और हार्ट में आने के बाद आपने उस पेशेंट का क्या किया, एक्सरे किया। तो आपको हार्ट में कितना ब्लड रुका हुआ है, हार्ट की साइज पता चल रही है, हार्ट में कितना ब्लड रुका हुआ है, कितना बह के चला गया, आपको हार्ट के फ्लो का पता चल रहा है। दिस टेस्ट इज नोन एज ए टेक्नीशियम 99 वेंट्रिकुलोग्राफी। इसे टेक्नीशियम 99, बिल्कुल खींची सर आपका स्वागत है, एमएसएन के जबरदस्त फैकल्टी है हमारे साथ में, प्रहलाद खींची सर स्वागत है आपका भी, चलेगा बिल्कुल। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है बेटा जी, हमने आईवी लाइन से ये ड्रग्स तो डाल दी, ये काम तो हो गया, लेकिन इस चीज टेस्ट को बहुत गौर से समझिएगा। क्या कहने जा रहा हूं, पहले इस टेस्ट की प्री प्रोसीजर केयर बता दूं, प्री प्रोसीजर केयर बता दूं आपको इस टेस्ट की। कोई भी टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट करने से पहले आपको पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, और क्या लेना है बेटा जी, रिटर्न कंसेंट लेना है, पहली चीज। दूसरा चीज याद रखिएगा, इधर देखिएगा गौर से, आपको एलर्जी टेस्ट करना है, नो डाउट एलर्जी टेस्ट करना है। कान खोल के सुनिएगा बेटा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कान खोल के सुनिएगा। हम जो ये टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट का नाम क्या है, मुगा स्कैन या टेक्नीशियम 99। इट इज नॉट ए डाई, ये डाई नहीं है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है बेटा जी, याद रखिएगा, रेडियो न्यूक्लाइड सब्सटेंस है, या बोले तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। जी हां, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब वो सब्सटेंस जिसमें से रेडिएशंस निकलते रहते हैं, जिसमें से किरणें निकलती रहती है बेटा जी, याद रखिएगा। पहले मैं कह रहा था डाई है, एक्सरे करेंगे, अरे वो सीटी स्कैन वो डाई वाले टेस्ट में होता है, ये अलग टेस्ट है, इसमें कोई भी डाई नहीं डाली जाएगी, इसमें रेडियो एक्टिव तत्व डाले जाएंगे ब्लड के अंदर। रेडियो एक्टिव तत्व घूम फिर के किसमें चले जाएंगे, हार्ट में चले जाएंगे। अब इसका एक्सरे नहीं किया जाएगा, एक कैमरा काम में लिया जाएगा जिसे कहते हैं गामा कैमरा। यस, द कैमरा दैट इज नोन एज गामा कैमरा काम में लिया जाएगा, और इस गामा कैमरा को स्किंटिलेशन कैमरा भी कहा जाता है, स्किंटिलेशन कैमरा भी कहा जाता है। तो स्किंटिग्राफी, स्किंटिलेशन कैमरा काम में लिया जाएगा, गामा कैमरा काम में लिया जाएगा। जी हां, ये गामा कैमरा क्या करता है बेटा, याद रखिएगा, आपने किसी पेशेंट के बॉडी में रेडियो एक्टिव तत्व डाल दिए, ये रेडियो एक्टिव तत्व घूम फिर के बॉडी में जाएंगे,
और बॉडी में जाने के बाद हार्ट में चले जाएंगे, हार्ट में ब्लड से हार्ट में चले जाएंगे। अब हार्ट पे आपने गामा कैमरा लगा रखा है, वो गामा कैमरा ऑब्जर्व कर रहा है कि कितने रेडिएशंस आते हैं, कितने रेडिएशंस आते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि हार्ट में ब्लड जमा हो रहा है या हार्ट से ब्लड आ रहा है, जा रहा है। तो ब्लड का फ्लो पता लगाने के लिए, हार्ट की साइज का पता लगाने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। और इस टेस्ट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस काम में लिए जाते हैं, डाई काम में नहीं ली जाती। तो याद रखिएगा डियर, यहां क्या कहा हमने, कौन कौन से टेस्ट किया। फोलीज कैथेटर की कोई जरूरत नहीं है, आपको सेंट्रल वीनस लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेंट तो लिया जाएगा। आपको एलर्जी भी चेक करनी है, लेकिन आयोडीन और सेलफिश के लिए चेक नहीं करनी, आपको रेडियो एक्टिव तत्व के लिए चेक करनी है। जी हां, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए, टेक्नीशियम के लिए एनर्जी चेक करनी है। तो यहां क्वेश्चन गलत हो गया हमारा कि आयोडीन और सेलफिश के लिए ये डाई वाला टेस्ट नहीं है। बिल्कुल के स्टीवर्ट, स्वागत है बेटा जी। याद रखिएगा बेटा जी, डाई वाले टेस्ट में ऐसा किया जाता है। बिल्कुल, शायद रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं, यहां रेडियो एक्टिव नहीं है बेटा जी, याद रखिएगा। यहां रेडियो एक्टिव टेक्नीशियम काम में लिया जाता है, इसलिए इनकी एलर्जी से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, यह वर्ड याद रखिएगा। जी हां, अच्छा, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकल के आ गया आपके सामने इस टेस्ट से, या दुनिया का कोई भी टेस्ट जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व काम में लिए जाते हैं। यानी अगर मैं मस्कुलों में चला जाऊं तो एग्जाम में आएगा आपके सामने बोन स्कैन, बोले तो गैलियम स्कैन, यहां कहीं एग्जाम में लिखा जाए आपके सामने थेलियम स्कैन, यहां कहीं लिखा आ जाए आपके सामने पेट स्कैन, ये जितने भी स्कैन हैं, और या फिर अभी वाला आपका मुगा स्कैन, ये जितने भी स्कैन है बेटा जी याद रखिएगा, ये सारे स्कैन रेडियो एक्टिव तत्व काम में लेते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट काम में लेते हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट काम में लेते हैं तो आपको क्या क्या प्रायोरिटी ध्यान रखनी है, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले पेशेंट से रिटर्न कंसेंट लिया जाएगा। जी हां, रिटर्न कंसेंट लिया जाएगा पेशेंट से, बिल्कुल सही कहा। दूसरी चीज याद रखिएगा, आपको एलर्जी टेस्ट करना है, यस नो डाउट एलर्जी टेस्ट करना है, लेकिन आयोडीन सेलफिश के लिए नहीं, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए एलर्जी टेस्ट करना है, याद रखेगा। और तीसरी चीज याद रखेगा, आपको किडनी के फंक्शन चेक करने हैं, किडनी के फंक्शन चेक करने हैं, बोले तो सीरम क्रिएटिनिन चेक करना है, क्योंकि ये जो आप डाई डालोगे, ये जो आप रेडियो एक्टिव तत्व डालोगे, ये यूरिन में बाहर आएगा, इसलिए किडनी फंक्शन चेक करना है बेटा जी। और रेडियो एक्टिव तत्व डाल रहे हो तो आपको प्रेगनेंसी का स्टेटस भी चेक करना है, प्रेगनेंसी स्टेटस भी चेक करना है, ये चीज याद रखेगा। ओके डियर, पोस्ट प्रोसीजर बात करें, प्रोसीजर के बाद आपको इस रेडियो एक्टिव तत्व को बाहर निकालना पड़ेगा, प्रोसीजर के बाद रेडियो एक्टिव तत्व को बाहर निकालना पड़ेगा। तो फ्लूइड इनटेक कम या ज्यादा, फ्लूइड इनटेक बढ़ा दिया जाएगा, 3 से 5 लीटर पर डे, इतना फ्लूइड बढ़ा पिलाना है ताकि फटाफट क्या निकल जाए, ये सारी रेडियो एक्टिव तत्व बाहर निकल जाए। जी हाँ बिल्कुल, क्या बात है भैया, शाबाश। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बहुत देर से आप लोगों में हलचल नहीं हो रही है, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, ये आफ्टर या फिर appropriate care in पुगा स्कैन, appropriate care in पुगा स्कैन, आपको बता दिया मैंने, सॉरी मुगा, कि इस मुगा स्कैन में क्या ध्यान रखा जाएगा। मुगा स्कैन बोलो या कोई सा भी स्कैन बोलो, जिसमें कौन सा तत्व काम में लेते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व काम में लेते हैं, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आता है, वो तत्व काम में लेते हैं। बताइए कौन सी एप्रोप्रिएट केयर होगी। सबसे पहले वियर लेड एप्रोन, कि आप लेड एप्रोन पहनेंगे, लेड से बना हुआ एप्रोन पहनेंगे। दूसरा, कीप क्लाइंट इन लेड वॉल्ड रूम, ऐसे कमरे में रखेंगे पेशेंट को जिसकी दीवार शीशे की बनी होगी, लेड की बनी होगी, सॉरी। तीसरा, यूज एलिगेटर, यूज एलिगेटर, लंबी लंबी फोरसेप्स रखेंगे ताकि अगर वो बाहर गिर जाए तो उसे संभाल के रखा जा सके। और ऑप्शन डी, नो प्रिकॉशंस, कि आपको कोई प्रिकॉशंस नहीं रखनी है रेडियो एक्टिव। जवाब आने दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल, फ्लूइड इनटेक बढ़ा दिया जाएगा। अनिमा क्या जी सही कह रहे हैं कि क्या किया जाएगा, बिल्कुल। प्रतिमा रजवाड़े जी भी ये जवाब दे रही है। सुष्मिता काजला जी कह रही कि लेड एप्रोन पहनना पड़ेगा रेडियो एक्टिव के लिए आपको पेशेंट को। और साटा क्वेश्चन है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन मान सकते हैं, साटा क्वेश्चन भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा करो मानो। आप तो मन मर्जी से कुछ भी जवाब दे सकते हो, छूट है, जवाब दीजिएगा। आप मेरे बच्चे हैं, कुछ भी जवाब दे सकते हैं भैया, जवाब दीजिएगा।
बिल्कुल ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा। वेरी गुड, जवाब आने दीजिएगा। डोसीमीटर लगा के मनोज आईपीएस कह रहे हैं बिल्कुल भैया, ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी के साथ जा रहे हैं। जी हाँ, क्या बात है, शाबाश शाबाश शाबाश। चलेगा, आप सबका भ्रम दूर कर दूं। ए रॉन्ग आंसर है, बी रॉन्ग आंसर है, सी रॉन्ग आंसर है। जी हाँ, द राइट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर, डी राइट आंसर है, डी राइट आंसर है बेटा जी, याद रखेगा। हम यहां इन सब स्कैन में जो रेडियो एक्टिव तत्व काम में लेते हैं वो याद रखेगा वेरी लेस, बहुत ही चिन्ह सा होता है, इतना कम होता है कि हमें किसी भी रेडियो एक्टिव प्रिकॉशंस की, नो रेडियो एक्टिव प्रिकॉशंस, ना बच्चों को दूर रखना है ना ऐसे कमरे में रखना है। याद रखेगा, किसी भी रेडियो एक्टिव प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है, इतना कम रेडियो एक्टिव तत्व काम में लेते हैं बेटा जी, याद रखेगा। बिल्कुल ये इंप्लांट नहीं है, बिल्कुल सही कहा। जी हाँ वगेश कुमारी जी, याद रखेगा। और ये एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। अरे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा जी, याद रखेगा, बोन स्कैन का हो, थायराइड स्कैन का हो, थायराइड स्कैन का हो, ब्रेन स्कैन का हो, बोन स्कैन का हो, याद रखेगा। या पैंक्रियाटाइटिस में आप स्किनटिग्राफी करते हैं, गैस्ट्रिक एम्पटिंग में आप स्किनटिग्राफी करते हैं, जितने भी टेस्ट ऐसे हैं, चाहे पैट स्कैन ही क्यों ना हो, जितने भी ऐसे टेस्ट है जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व काम लेते हैं, वो रेडियो एक्टिव तत्व इतने कम काम में लेते हैं, इतनी माइन्यूट मात्रा में होते हैं कि आपको उनसे घबराने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल याद रखेगा, मिनिमम। बिल्कुल हवा निकल गई है, बंसी वर्मा जी कह रहे हैं। जी हाँ, लग गया बचेड़। तो बेटा जी ये कंसेप्ट याद रखेगा। अगर बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा तो आने दीजिएगा थम्स अप। कुछ भी काम जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। देयर विल बी नो रेडियो एक्टिव प्रिकॉशंस इन ऑल सॉर्ट ऑफ स्कैन्स यूजिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। जी हां सर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। जी हां बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहां हमें पता था फोलिस कैथेटर की जरूरत नहीं है, कंसेंट लेना है, इसकी जरूरत नहीं है, एलर्जी टेस्ट करना है, लेकिन इनके खिलाफ एलर्जी टेस्ट की जरूरत नहीं थी बेटा जी। चलेगा, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ओके, द नर्स इज परफॉर्मिंग ए कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट। विच आइटम शुड द नर्स असेस to obtain the best information about the client's left-sided heart function? एक पेशेंट है who is suffering from left-sided heart failure, या left-sided heart के फंक्शन आप असेस कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट फाइंडिंग क्या होगी? फटाफट बोलिएगा। आपके सामने चारों ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शंस क्या कह रहा है? द स्टेटस ऑफ ब्रेथ साउंड, पेशेंट की ब्रेथ साउंड को आप असेस करेंगे। चलेगा, बिल्कुल सर। पेट स्कैन में वियर लेड एप्रोन, मुनेश पूनिया जी कह रहे हैं। नहीं डियर मुनेश पूनिया जी, कोई जरूरत नहीं है बेटा जी, याद रखिएगा। वो इसलिए पहन के रखते हैं क्योंकि वो वहां लेड स्कैन के अलावा बहुत सारे स्कैन कर रहे होते हैं, इसलिए वो पहनते हैं। बाकी लेड एप्रोन की कोई जरूरत नहीं है। चलेगा, आप ब्रेथ साउंड चेक करेंगे, पेरिफेरल एडिमा चेक करेंगे, हिपेटो जुगुलर रिफ्लक्स चेक करेंगे, जुगुलर वेन डिस्टेंशन चेक करेंगे। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। चंद्रशेखर शर्मा जी कह रहे हैं कि जुगुलर वेन का डिस्टेंशन चेक करेंगे। बंसी वर्मा जी ए के साथ में, चलेगा। रविंदर सिंह जी बी के साथ में कि सर पेरिफेरल एडिमा चेक करेंगे। ओके डियर, फटाफट जवाब आने दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आंसर आने दीजिएगा। जी हाँ, ओके डियर, चलेगा, बिल्कुल सही है। और इसका राइट आंसर ए है। जी हां, राइट आंसर क्या है बेटा जी? इसका ए है। अच्छा, एक मेरे को एमआई से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद आ गया बीच में ही, वो बता देता हूं। अभी हमने कहा कि 4 प्रकार का होगा साली, क्लियर है। हमने कहा कि सेप्टेट एमआई होगा, एंटीरियर वॉल एमआई होगा, लेटरल वॉल एमआई होगा और इंफीरियर वॉल एमआई होगा। अब मेरे को आप ईसीजी एबनॉर्मलिटीज बता दीजिएगा। ईसीजी एबनॉर्मलिटीज बता दीजिएगा, कौन सी लीड में एबनॉर्मलिटीज देखनी पड़ेगी? जी हां, ईसीजी की कौन सी लीड में एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी? अगर सेप्टेट एमआई होगा, पहले उस क्वेश्चन याद आ गया, अच्छा क्वेश्चन इसलिए वहां शिफ्ट हो गया। फटाफट बोलिएगा कि कौन से लेड में एबनॉर्मलिटी देखनी पड़ेगी? अगर सेप्टेट एमआई है, एंटीरियर है, लेटरल है, इंफीरियर है, पहले उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्यूटी इंटरवल के लिए बोला जा रहा है। जी हां, पहले उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बेटा जी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमआई का याद आ गया, इसलिए वहां पे मूव करके हम जवाब आने दीजिएगा।
एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा, टी वेव इन्वर्जन होगा। बिल्कुल बंसी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया कि एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होगा और टी वेव का इन्वर्जन होगा। बिल्कुल सही है। ये ओवरऑल ईसीजी का चेंज बता दिया। मैं लीड वाला पूछ रहा हूं, कौन सी लीड वाले में, कौन सी लीड में ये चेंजेस आएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहली, दूसरी, तीसरी, राजेश जी कह रहे हैं नहीं याद है, सुनील चाहर कह रहे हैं चलेगा बेटा, कोई तकलीफ नहीं है, चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। अरे इसीलिए तो ये ट्रिक बनाई गई थी बेटा जी, SALI साली, SALI साली तो याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी, किसे याद नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है, V1 लीड, V2 लीड, V3 लीड और V4 लीड, ये लीजिएगा, खत्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, नॉर्सॉइड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी क्वेश्चन है जो आपका क्लियर हो गया है। सेप्टेट में V1 लीड में बिल्कुल, साली में कौन कौन सा एरिया अफेक्ट होता है बता दीजिएगा। बिल्कुल आने में क्या जी बेटा, सेप्टेट यानी सेप्टा होगा, एंटीरियर वॉल होगी, लेटरल वॉल होगी, इंफीरियर वॉल होगी, दैट्स इट, सिंपल सा है। वेंट्रिकल्स के सेप्टा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, वेंट्रिकल्स की एंटीरियर वॉल, वेंट्रिकल्स की लेटरल वॉल और वेंट्रिकल्स की इंफीरियर वॉल होगी। जी हाँ, V1 में V2, बिल्कुल क्या बात है, V1 V2 V3 V4, ये सिंपल सा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल चलेगा, शाबाश, वेरी गुड। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, कि अगर किसी पेशेंट के लेफ्ट साइड के हार्ट फंक्शन को चेक करना है तो आपको ब्रेथ साउंड सुननी ही पड़ेगी। चलेगा, बिल्कुल सही कहा जा रहा है बेटा जी। देखिएगा, ये रहा हमारा हार्ट, दिस इज अवर हार्ट। क्वेश्चन हार्ट फेलियर का है। क्वेश्चन कहां से उठाया गया बेटा जी बताइएगा? क्वेश्चन हार्ट फेलियर से उठाया गया है। जी हां, क्वेश्चन हार्ट फेलियर से उठाया गया है। अब क्या कहा जा रहा है देखिएगा डियर, यहां पे ब्लड कहां से आएगा? सर आएगा सुपीरियर वेना केवा से, बिल्कुल सुपीरियर वेना केवा से आएगा, जिसकी एक ब्रांच है बेटा जी। कौन सी ब्रांच? जुगुलर वेन। जुगुलर वेन इज ए ब्रांच ऑफ सुपीरियर वेना केवा। और ये रही इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। जी हाँ, इंफीरियर वेना केवा में बॉडी की सारी वेन्स आके गिरेगी, चाहे वो हिपेटिक वेन क्यों ना हो, चाहे वो स्प्लेनिक वेन क्यों ना हो, सारी की सारी सिस्टमिक वेन्स, यानी जितनी भी सिस्टमिक वेन्स है हमारी बॉडी की सारी वेन्स हैं, वो आके किस में गिरेगी बेटा जी बोलेगा? इंफीरियर वेना केवा में गिरेगी। अब जब लंग्स में जाएगा ब्लड और प्यूरिफाई होके आएगा, लंग्स से जब ब्लड प्यूरिफाई होके आएगा, ये लीजिए लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होके आ गया और पल्मोनरी वेन ब्लड को लेके आई थी, और ये रहे हमारे लंग्स भाई साहब, ये रहे हमारे लंग्स भाई साहब। यहां से ब्लड किस में जाएगा सर? यहां से ब्लड एओर्टा में जाएगा। अब बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जी हां, बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा जी, शाबाश, वेरी गुड। देखिएगा, अगर किसी को राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया, इसका मतलब राइट साइड का वेंट्रिकल जो है वो पंपिंग नहीं करेगा, तो राइट साइड का एट्रियम पूरी तरह ब्लड से भरा हुआ रहेगा। इसका मतलब सुपीरियर वेना केवा भरी भी रहेगी, इसका मतलब जुगुलर वेन भरी भी रहेगी। तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन इज ए फीचर ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंशन। चाहे हिपेटोमिगेली हो, चाहे स्प्लिनोमिगेली हो, चाहे पेशेंट को असाइटिस वगैरह हो रहा हो, याद रखेगा, या फिर पेशेंट को पेरिफेरल एडिमा हो रहा हो, ये सारे के सारे फीचर्स, पेरिफेरल एडिमा, हिपेटोमिगेली, जुगुलर वेन का फूल जाना, स्प्लिनोमिगेली, असाइटिस हो जाना, ये सब राइट वेंट्रिकुलर फेलियर को, राइट साइडेड हार्ट फेलियर को इंडिकेट करते हैं बेटा जी, बिल्कुल से याद रखिएगा। अब देखिएगा, अगर किसी पेशेंट का अगर किसी पेशेंट का लेफ्ट साइड काम नहीं करेगा, तो लेफ्ट साइड पंपिंग नहीं होगी, तो सारा ब्लड एट्रियम में पड़ा रहेगा, एट्रियम में पड़ा रहेगा यानी पल्मोनरी वेन में पड़ा रहेगा, और पल्मोनरी वेन में पड़ा रहेगा, इसका मतलब किस में पड़ा रहेगा? लंग्स में पड़ा रहेगा। जी हां, लंग्स में पड़ा रहेगा, और पेशेंट में लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। इसलिए आपका सबसे अच्छा, अगर आप लेफ्ट साइड के फंक्शन चेक करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा असेसमेंट होगा ब्रेथ साउंड को चेक करना, ब्रेथ साउंड को चेक करना, बिल्कुल सही है भैया। राइट साइड हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इस हिसाब से याद कीजिएगा बेटा, RSLL, RSLL यानी राइट साइडेड हार्ट फेलियर में फीचर्स आएंगे सिस्टेमिक, राइट साइडेड हार्ट कंजेशन में सिस्टेमिक कंजक्शन होगा, जबकि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में लंग्स का कंजेशन होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके डियर, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन खटक रहा है। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। एक पेशेंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है,
यस और नो? विच एडिमा, कौन सा एडिमा देखने को मिलेगा? विच एडिमा सीन फर्स्ट, कौन सा एडिमा देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए आपको पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी आपको असाइटिस देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी आपको इंटरस्टिशियल पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, और यहां आपको ऑप्शन पूरे देखिएगा, आपको एल्वियोलर इंटरस्टिशियल एडिमा पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। एल्वियोलर पल्मोनरी एडिमा, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी एडिमा, असाइटिस, पेरिफेरल एडिमा। जवाब आने दीजिएगा बिल्कुल। पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा। शाबाश भैया, बहुत ही सही जा रहे हैं। लेकिन पल्मोनरी एडिमा भी राम कुमार ने 2 लिखे हैं ऑप्शन में, एक लिखा है इंटरस्टिशियल और एक लिखा है एल्वियोलर। अब लालाओ जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में जुगुलर वेन डिस्टेंशन होता है क्या? ऐसा पढ़ा है? नहीं बेटा, शुरुआती अवस्था में नहीं होता, लेकिन जब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक फेलियर हो जाएगा तो फिर होगा। बहुत लेट स्टेज में होता है बेटा जी। आपको जब भी क्वेश्चन में जुगुलर वेन डिस्टेंशन आए तो आपको उसको लेफ्ट साइड राइट साइडेड हार्ट फेलियर का ही मानना है। सी होगा, डी होगा, सी होगा, डी होगा? जी हाँ, राइट आंसर क्या होगा भैया जी? गौर से देखिएगा, डी 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 डी। सोनू बाबा डी, कमला बिश्नोई जी डी, ठाकुर मीनाक्षी जी डी, मनोहर कुमारी सी के साथ में, निशा लकरा सी के साथ में, यानी बहुत ही गुत्थम गुत्ता हो गई है। और राइट आंसर दे दूं, द राइट आंसर विल बी सी। जी हाँ, राइट आंसर सी होगा भैया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है विच सीन फर्स्ट, कि अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, आपको पता है ये तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलेगा, ये भी राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलेगा, ये दोनों लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की निशानियां होगी। लेकिन सर पहला आपने इंटरस्टिशियल क्यों बोला? ये देखिएगा, आपके सामने एक लंग्स का डायग्राम बना दिया मैंने। लंग्स में क्या क्या होता है? सर लंग्स में एल्यूलाइज पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ये रही एल्यूलाइज। और इनमें यूं ये एयरवे होगा, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा जिसके थ्रू इनमें एयर आएगी, और ये लीजिए, ये एयरवे बना दिया, ये एल्यूलाइज बना दी। अब यहां देखिएगा, ये पाई जाएगी आपकी ब्लड वेसल्स। यस, ये वो ब्लड वेसल्स है जो आखिरकार किस में जा रही थी? जो आखिरकार लेफ्ट एट्रियम में जा रही थी। यस, लेफ्ट एट्रियम में जा रही थी, याद रखिएगा। अब देखिएगा बेटा, आप सभी जानते हैं ये जो स्ट्रक्चर बनाई है इसे तो कहा जाता है लंग्स का पैरेनकाइमा। याद रखिएगा, लंग्स का पैरेनकाइमा क्या होता है? लंग्स का पैरेनकाइमा होगा लंग्स की एल्वियोलाई। लंग्स की एल्वियोलाई होगी, लंग्स में मौजूद ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स होगी, और लंग्स में मौजूद एयरवे जो भी होगा, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, उन सब तीनों को मिला के लंग्स का पैरेनकाइमा कहा जाता है। और बाकी जो भी माल मसाला यहां भरा हुआ है, जिसे मैं अभी डॉटेड कर रहा हूं, दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियम। इस साइड वाले माल मसाले को इंटरस्टिशियम बोला जाएगा। जब कभी भी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया, लेफ्ट एट्रियम फेल हो गया, और ये फेल होगी आपकी, यहां से हरा ब्लड भरा रहेगा, इन आर्टरीज में ब्लड भरा रहेगा, तो क्या होगा? तो सर आर्टरी से ब्लड बाहर जाएगा, फ्लूइड बाहर जाएगा और एडिमा हो जाएगा। कौन सा एडिमा? फ्लूइड कहां घुसा? फ्लूइड एल्यूलाई में घुसा या इंटरस्टिशियम में पहले घुसा? सर पहले इंटरस्टिशियम में घुसा, इसलिए पहले कौन सा एडिमा होगा? इंटरस्टिशियल एडिमा होगा बेटा जी, याद रखिएगा। और फिर और सीवियर हो जाएगा तब एल्यूलाई में घुसेगा, और सेकंड स्टेज में जाके कौन सा एडिमा होगा? एल्यूलर एडिमा होगा। पहला इंटरस्टिशियल एडिमा होता है, सेकंड एल्यूलर एडिमा होता है। बिल्कुल डिंपल कुमारी जी, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। जी हाँ, याद रखेगा, आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पुराने हो गए, पल्मोनरी एडिमा होगा, अरे कौन सा पल्मोनरी एडिमा होगा ये भी पता होना चाहिए। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो थम्स अप आने दीजिएगा। जी हाँ, तनुश्री पोरे जी बिल्कुल सही कहा, सबसे पहले इंटरस्टिशियल एडिमा होगा। जी हाँ, फटाफट जवाब आने दीजिएगा। अरे कंसेप्ट क्लियर हुआ कि पल्मोनरी एडिमा तो होगा, लेकिन पहले ब्लड वेसल से जब फ्लूइड लीक करेगा तो इंटरस्टिशियल पहले होगा, एल्यूलर दूसरे नंबर पे होगा, पहले इंटरस्टिशियल होगा। जी हाँ बिल्कुल, ऐप से बिल्कुल प्रतिमा रजवाड़े जी, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। प्रिंस मेंटल एंजाइना के बारे में भी बता दीजिएगा। ऐसे कह रहे हैं बेटा, प्रिंस मेंटल जो वेसोस्पाज्म से होती है, प्रिंस मेंटल एंजाइना वो जो ब्लड वेसल, कोरोनरी वेसल्स के सिकुड़ने से, पिचकने से, उसके अंदर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वो किसी वजह से, जैसे बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो, बहुत ज्यादा कोल्ड हो, उस वजह से जो होता है उसे प्रिंस मेंटल एंजाइना कहा जाता है। चलेगा, बिल्कुल ओके डियर, शाबाश। अब देखिएगा,
अगर किसी को एडिमा हो जाएगा, अगर किसी को एडिमा हो गया, ये लीजिएगा, अगर किसी को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया है तो बेस्ट असेसमेंट क्या होगा? अभी भी जैसा आपने क्वेश्चन में जवाब दिया कि सर बेस्ट असेसमेंट होगा ब्रेथ साउंड, बेस्ट असेसमेंट होगा ब्रेथ साउंड। आपको कौन सी साउंड सुनने को मिलेगी? ऑप्शन ए, आपको क्रैकल्स सुनने को मिलेंगे, आपको क्रैकल्स सुनने को मिलेंगे। ऑप्शन बी, आपको क्रैकल्स सुनने को मिलेंगे, क्रैकल्स एट अपर, लोअर क्रैकल्स। तीसरा, आपको सुनने को मिलेगा रेल्स, रेल्स सुनने को मिलेगा अपर और रेल्स सुनने को मिलेगा लोअर। अब जवाब दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा? अगर किसी को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है और ब्रेथ साउंड असेस कर रहे हैं तो कौन सी साउंड सुनने को मिलेगी? फटाफट बोलेगा। क्रैकल सुनने को मिलेगी। सर ए होगा, सर ए होगा, ए होगा। अरे भैया अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दो। क्रैकल्स अपर लोब में मिलेगी, क्रैकल्स लोअर लोब में मिलेगी, रेल्स अपर लोब में मिलेगी या रेल्स लोअर लोब में मिलेगी? जवाब आने दीजिएगा। कुंदन जी कह रहे हैं बी होगा सर, क्रैकल्स लोअर लोब में मिलेगा। जवाब दीजिएगा, शाबाश। बिल्कुल, सपना जी, सुषमा, गीता कनौजिया सारे बी दे रहे हैं। बिल्कुल, मोनिका जी कह रहे हैं लोअर क्रैकल्स सुनने को मिलेंगे, बी होगा। निशा लकरा जी ने कह रहे हैं डी होगा। देखिएगा, बाकी सब बी कह रहे हैं, एक निशा ने कहा है डी। प्रीतम कुमार कह रहे हैं कि ए होगा, बाकी सब बी के फेवर में। चलेगा भैया, राइट आंसर शेयर कर दूं आपके सामने। द राइट आंसर इज डी। जी हां, रेल्स सुनाई देंगे लोअर में, लेल्स सुनाई देंगे लोअर में। पूजा टोपो जी ने बेटा सी नहीं होगा, राइट आंसर विल बी डी, रेल्स सुनाई देंगे लोअर लो में। अरे सर ये क्या कर दिया? चलेगा, अरे सर ये क्या कर दिया? ओके डियर, हमेशा याद रखिएगा बेटा, आपसे एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं कि जब भी आप ब्रेथ साउंड सुनते हैं तो दो साउंड सुनने को मिलती है। एक साउंड होती है क्रैकल्स। अरे क्रैकल्स साउंड बोले तो बबल्स की साउंड, बुलबुलों की साउंड, याद रखेगा, बुलबुले। क्रैकल्स दो टाइप के होते हैं डियर, याद रखेगा। एक होते हैं फाइन क्रैकल्स, यस, पहले होते हैं फाइन क्रैकल्स, बिल्कुल महीन जो बुलबुले होते हैं, और एक होते हैं कोर्स क्रैकल्स। कोर्स क्रैकल्स का मतलब जिसमें भारी बुलबुले होते हैं। जी हां, ऐसा कीजिएगा, हेयर रब बिहाइंड ईयर। आप ऐसा कीजिएगा, अपने एक बाल को रब कीजिएगा कान के पीछे। आप एक बाल तोड़िएगा, अपने सर से एक बाल तोड़िएगा और कान के पीछे, बिल्कुल भैया सुनिएगा, एक बाल तोड़िएगा और बाल को कान के पीछे रब कीजिएगा बेटा, कान के पीछे घुमाइएगा, तो उस बाल से जो साउंड पैदा होगी उस साउंड को फाइन क्रैकल्स कहा जाता है। और कोर्स क्रैकल्स जब आप स्ट्रो की मदद से किसी बोतल में या जूस में बुलबुले बुलाते हैं, गुड़ 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 गुड़, उन्हें कहा जाता है कोर्स क्रैकल्स। इन्हीं कोर्स क्रैकल्स को रेल्स कहा जाता है। भारी भरकम जो बुलबुले सुनाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा जी? रेल्स कहा जाता है, उन्हें रेल्स कहा जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर होता है या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो नो डाउट हमने कहा क्रैकल्स सुनाई देते हैं, लेकिन फाइन क्रैकल्स सुनाई नहीं देते। कौन से क्रैकल्स सुनाई देते हैं? कोर्स क्रैकल्स सुनाई देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? रेल्स कहते हैं। अगर एग्जाम में केवल क्रैकल्स है तो आपका जवाब क्रैकल्स होगा, लेकिन एग्जाम में अगर रेल्स भी है तो आपकी प्रायोरिटी रेल्स होगी, क्रैकल्स नहीं होगी बेटा जी, याद रखिएगा। बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा अगर क्रैकल्स है तो केवल क्रैकल्स जवाब होगा, और अगर दोनों आ गए हैं तो पहली प्रायोरिटी रेल्स को दी जाएगी और दूसरी प्रायोरिटी क्रैकल्स को दी जाएगी। आपने एक वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, बाई बेसिलर रेल्स। बाई बेसिलर रेल्स इज द एप्रोप्रिएट आंसर। जी हां, ये दोनों लंग्स हैं, दो लंग्स है, इसलिए वर्ड क्या आ गया सर? इसलिए वर्ड आ गया बाई। दोनों के बेस पे सुनाई देंगे, इसलिए बेसिलर। और कौन सी साउंड सुनाई देगी? रेल्स सुनाई देगी, कोर्स क्रैकल्स सुनाई देंगे। ये लीजिए डियर, इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलेगा, शाबाश, क्या बात है भैया। सुनील चाहर कह रहे हैं चंद्रशेखर फर्स्ट, बिल्कुल। एचएफ एपीबी, बिल्कुल एचएफ एपीबी सबसे पहला होगा भैया जी। चलेगा, सेकंड मायोग्लोबिन होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस पे डिपेंड करता है डियर, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। यहां हमारे सामने मायोग्लोबिन था, मैक्सिमम क्वेश्चंस में मायोग्लोबिन है। ओके डियर, आगे कहा जा रहा है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। होप सो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जी हाँ सर, बिल्कुल हो गया। आगे डियर, ए क्लाइंट विद वाल्वुलर हार्ट डिजीज, एक पेशेंट है जिसको हार्ट डिजीज हो गई है, और वो भी किसकी? वाल्व की, हार्ट के वाल्व की डिजीज हो गई है।
ए क्लाइंट विथ वाल्वुलर हार्ट डिजीज इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग हार्ट फेलियर, और उसमें क्या होने की संभावना है, हार्ट फेलियर होने की संभावना है। चलेगा, आगे क्या कहा जा रहा है, व्हाट शुड द नर्स असेस एज द प्रायोरिटी व्हेन मॉनिटरिंग द हार्ट फेलियर। हलवा क्वेश्चन आ गया भैया। एक पेशेंट को हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम थी, ठीक है सर, हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम थी, और हार्ट वाल्व की वजह से उसमें पैदा क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है। तो हार्ट फेलियर को कैसे असेस करोगे, प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगा, सबसे पहले क्या असेस करोगे, ये तो मैं बता चुका हूं भैया, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। बाकी चलिएगा, ये तो हलवा क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि साहब आप हार्ट रेट सुनेंगे, ब्रेथ साउंड सुनेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, यहां एक्टिविटी टॉलरेंस देखेंगे। फटाफट जवाब आने दीजिएगा। जी हाँ, थैंक यू वंशी वर्मा जी, जवाब दीजिएगा बेटा। राइट आंसर क्या होगा, नया आया है मनोज, एपीएस आईपीएस कह रहे हैं। चलिएगा फटाफट जवाब दीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अनुदर राव जी कह रहे हैं कि बी होगा, बिल्कुल सही है भैया, हलवा क्वेश्चन, एंड द राइट आंसर इज बी। जी हाँ, ब्रेथ साउंड राइट आंसर होगा, आपको सभी को बताया। ब्रेथ साउंड में आपको बाई बेसिलर रेल्स सुनने को मिलेंगे, बाई बेसिलर रेल सुनने को मिलेंगे। चलेगा, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, ये रहा, ओके, इजी क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डियर, द नर्स सस्पेक्ट दैट ए क्लाइंट हु हैड ए मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एक पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन था, इज डेवलपिंग कार्डियोजेनिक शॉक, और उस पेशेंट को क्या पैदा हो रहा है, कार्डियोजेनिक शॉक पैदा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया, बी था मुनीश पूनिया जी, अनिमिका रामावत। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेशेंट है जिसको कार्डियोजेनिक शॉक पैदा हो रहा है मायोकार्डियल इंफार्क्शन से। हमने कहा मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से पेशेंट को डिसरिथमिया हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक में भी जा सकता है पेशेंट। तो पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है। द नर्स शुड असेस फॉर विच पेरिफेरल वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन, विच पेरिफेरल वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन, यानी सिंपल सा पूछा है, कार्डियोजेनिक शॉक के केस में आपको क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। हलवा क्वेश्चन आ गया, कार्डियोजेनिक शॉक के केस में आपको क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। आपके सामने ये रहे सारे ऑप्शंस आपके, कार्डियोजेनिक शॉक के केस में क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। चलिए कि डियर, ऑप्शंस ही नहीं आ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ऑप्शंस नहीं आ रहे तो इस क्वेश्चन को कल हम रिपीट कर देंगे। जी हाँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फटाफट फ्यूल दे दीजिएगा, फ्यूल दे दीजिएगा ताकि हम जाएं। आज के लिए इतना ही। ठाकुर मीनाक्षी जी AEF कह रहे हैं, अरे भैया ऑप्शंस ही नहीं आए, किस बेस पे कह रहे थे ठाकुर आप। अनामिका जी कह रहे हैं बी होगा, बी होगा, कई लोग तो बिल्कुल मजे ले रहे हैं। चलेगा, ओके डियर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।